गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स फाउंडेशन का हम लोग पेपर का सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा सबको पता है कि ये जो भी मेहनत की जा रही है, सिंह सर का जो एक सपना है, एक मुहिम है, उन्होंने जो एक निश्चय कर रखा है, एक दृढ़ निश्चय कर रखा है, उसके लिए वो रात दिन और उनकी टीम उनका साथ दे रही है कि पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इस वजह से ज़्यादा चीज़ें आपके साथ कंटेंट को डिलीवर किया जा रहा है। तो हम लोग जो संडे को फिजिक्स का फाउंडेशन का पेपर हुआ है, तो उसका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अगर हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें तो वहां पे ये बताया गया था कि जो आपके किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, रिजिड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मास होते हैं। परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मास होते हैं और वहां पे जो भी कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ओके, तो एक चीज और बताया गया था कि जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है और इस वजह से जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो गैस के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कौन सा नहीं है। तो पहला बोला गया द वॉल्यूम ऑक्यूपाई द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल। नहीं भैया, ये तो है आपका। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। ये भी बोला गया कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार का कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी उस थ्योरी के हिसाब से सही है। द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक, नहीं ये भी सही है आपका। बचा गया ऑल मॉलिक्यूल्स हैव द सेम स्पीड। नहीं भैया, काइनेटिक थ्योरी के एजम्पशन में ये बोला गया था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में विद डिफरेंट वेलोसिटीज, है ना। सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम नहीं होती है, इस वजह से आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि द स्पीड ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस 2 3 4 5 6 द रूट मीन स्क्वायर फॉर दीज मॉलिक्यूल्स इज। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें 3 टाइप की स्पीड्स होती है, आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये जो आपका क्वेश्चन लिया गया ये आरएमएस स्पीड से लिया गया, तो हमें फार्मूला याद रखना है कि जो वी आरएमएस होता है वो होता है अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस सो ऑन Vn स्क्वायर अपॉन n। वी आरएमएस यहाँ पर देखिए, ये जो V1 V2 की वैल्यूज दे रखी हैं और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो 5 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 9 16 25 प्लस 36 अपॉन 5। वी आरएमएस, चलो इसको हम लोग ऐड करते हैं। 36 4 40 हो गया और ये आपका 50 और ये 90 अपॉन 5 और ये आपका रूट 18 का मतलब जो 16 का स्क्वायर रूट होता है वो आपका 4 होता है, मतलब जो वैल्यू आएगी इसकी वो 4 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन है जो 4 से बड़ा, इस वजह से आपका फोर्थ ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 3, एट द सेम टेम्परेचर द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर इन द रेशियो। देखिए, जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस है वो डायटोमिक गैस है, मतलब दोनों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम भी सेम है। तो यहाँ पे जो मीन काइनेटिक एनर्जी है, जो मीन काइनेटिक एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर होगा। जब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा आपका, तो फिर यहां पर दोनों का टेम्परेचर क्या सेम है, तो इस वजह से यहां पर पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ टेम्परेचर इज चेंज्ड फ्रॉम 120 डिग्री सेल्सियस टू 527 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स एट टू टेम्परेचर्स। आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है और अभी आपको बोला गया कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो K1 अपॉन K2 T1 अपॉन T2
इस डिग्री सेल्सियस को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर में चेंज करें तो 127 आपका बनेगा 400 केल्विन और 527 आपका बनेगा 800 केल्विन। जब ये वैल्यू रखेंगे हम लोग 400 अपॉन 800 तो फिर आपका जो फाइनल रेशियो आएगा वो 1:2 होगा। और ये आपका पहला ऑप्शन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस बिहेव लाइक, तो जैसे हमने आपको पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करते टाइम बताया था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो किसी गिवन गैस मतलब हम हाइड्रोजन गैस की बात करें या नाइट्रोजन गैस की बात करें तो किसी पर्टिकुलर एक गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम लोग आइडेंटिकल मानते हैं और परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मास मानते हैं और रिजिड मानते हैं। क्या मानते हैं? रिजिड मानते हैं। स्फेरिकल नेचर होता है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो ऑफ गैस होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा और शेप की बात करें तो स्फेरिकल होगा और रिजिड होगा। तो उस हिसाब से एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से कह रहा मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस बिहेव्स लाइक, तो इसका आंसर होना चाहिए परफेक्टली इलास्टिक रिजिड स्फीयर। और ये आपका थर्ड ऑप्शन पे लिखा है। ठीक है ना, तो थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन लिया गया था ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द रियल गैस ओबे गैस लॉ मोर क्लोजली एट। देखो रियल गैस आपका क्या होता है कि रियल गैस में पीवी बराबर आरटी चल रहा होता है, लेकिन जब हम लोग सॉरी आइडियल गैस पे आपका पीवी और आरटी चल रहा होता है, लेकिन जब हम लोग रियल गैस की बात करते हैं तो रियल गैस पे वॉन्डरवॉल्स ने कुछ करेक्शन किए थे और फिर ये बोला गया कि भाई कुछ एक कंडीशंस होती हैं जिस पर आप जो रियल गैस होती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो उस कंडीशन पे बोला गया कि अगर आपका प्रेशर लो है, टेम्परेचर आपका क्या है, हाई है, तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। क्योंकि टेम्परेचर हाई होने पर जो रैंडम मोशन होता है, एक तरह से बोल सकते हैं जो एनर्जी है वो अधिक होगी तो रैंडम मोशन अधिक होगा, और जब रैंडम मोशन अधिक होगा तो वो रियल गैस में जो बोला गया था उसके हिसाब से वो एज अ आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। और प्रेशर लो होने पर जो करेक्शन किया गया था वॉल्यूम पे, तो वो V माइनस वी लगभग V के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है कि जो रियल गैस होती है वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है या गैस लॉस का फॉलो करती है। और ये आपका ऑप्शन लिखा हुआ है सेकंड नंबर पर। तो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है रिलेशन बिटवीन पी वी एंड ई। बेटा ये आपका ई एनर्जी है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखते हैं तो आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा होगा पीवी बराबर म्यू आर टी। ठीक है, पीवी बराबर म्यू आर टी। और यहाँ पे इस रिलेशन पे देखेंगे फॉर अ गिवन गैस जो आपका म्यू होगा वो भी कांस्टेंट होगा, जो आर होगा वो भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो पीवी और म्यू आर टी हो गया। और यहाँ पे ई बराबर 3/2 आर टी लिख सकते हैं या के टी लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आर टी की जगह पर ये हम लोग इस तरह देख लेते हैं कि पीवी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टी होगा। और यहाँ पर जो टी होगा प्रोपोर्शनल टू 2/3 ई होगा। टी प्रोपोर्शनल टू 2/3 ई होगा। तो इसके हिसाब से पीवी बराबर 2/3 ई होगा। पीवी बराबर 2/3 ई होगा। तो ये आपका 2/3 ई फोर्थ ऑप्शन पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा द एडजॉइनिंग फिगर शोज ग्राफ ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर T1 एंड T2 विच ऑफ द फॉलोइंग इन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफ्रेंस इज करेक्ट, है ना। ये जो आपको ग्राफ दिखाया गया ये पीवी ग्राफ है और ये पूरा ग्राफ मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक का हम प्रोसेस देखेंगे तो सभी पॉइंट्स पर आपका टेम्परेचर T1 रहने वाला है। ये दूसरा प्रोसेस दिखाया गया है और यहाँ पर सभी पॉइंट्स पर टेम्परेचर क्या रहेगा, T2 रहेगा। अगर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो वो होता है पीवी बराबर म्यू आर टी। पीवी बराबर म्यू आर टी। और फॉर अ गिवन गैस म्यू आर कांस्टेंट होगा तो पीवी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टी होगा।
अगर हम बात करें इन दोनों ग्राफ में, हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दैट ये पॉइंट यहां पर ले लिया और एक सेम दूसरा पॉइंट एक दूसरे ग्राफ पर लिया और इसको इस तरह ड्रॉ करें, तो हम ये देखते हैं कि बी पॉइंट के लिए जो P इंटू वी होगा, जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम होगा, वो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या होगा, अधिक होगा। और जिसके लिए P इंटू वी अधिक होगा उसके लिए टेम्परेचर भी क्या होगा, अधिक होगा। तो यहां से T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1, और इस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि इफ P इज द प्रेशर, V द वॉल्यूम, R द गैस कांस्टेंट, K द बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड T द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गिवन मास ऑफ द गैस इज गिवन। देखिए PV बराबर होता है म्यू आर टी, PV बराबर होता है म्यू आर टी। ओके, यहाँ पे म्यू नंबर ऑफ मोल्स है, R आपका गैस कांस्टेंट है, T प्रेशर, V आपका वॉल्यूम और T आपका टेम्परेचर हो गया। अगर हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हमें आवोगाद्रो नंबर से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। और जो हम लोग आवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपका फार्मूला बनेगा PV बराबर NKT, PV बराबर NKT। ओके, तो ये आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा था, तो यहां से N बराबर आएगा PV अपॉन KT, PV अपॉन KT, और ये आपका बी ऑप्शन पे लिखा हुआ है PV अपॉन KT, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बच्चों पार्टी, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपका बॉयल्स लॉ होता है, और अगर बॉयल्स लॉ की बात की जाए तो PV बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। PV बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब PV बराबर कांस्टेंट होगा तो अगर हम लोग बात करें तो यहां पे P प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है। तो अगर हम P और V के बीच का ग्राफ खींचेंगे तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। लेकिन अगर हम यहां पे इसकी बात करें तो प्रेशर या वॉल्यूम में किसी एक वैल्यू को अगर आप चेंज भी करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम पर कोई चेंजमेंट नहीं आता है। अगर आप प्रेशर को चेंज करें या वॉल्यूम को चेंज करें, बट उनका प्रोडक्ट PV हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम लोग ग्राफ बनाना चाहें तो यहाँ पे P भी लिख सकते हैं या V लिख सकते हैं, और इसको लिख दिया PV। तो जब ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू वेरी भी कर रही है, तो जो आपका ग्राफ होता है वो इस एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है। ओके, तो ऐसा ग्राफ आपको कहां पे दिख रहा है, सेकंड फिगर पे दिख रहा है, सेकंड डायग्राम पे है, तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कंसीडर्ड अ ग्राफ इज प्लॉटेड अगेंस्ट V वर्सेस 1/V फ्रॉम एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एज शोन। तो बच्चा आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो हम लोग आइडियल गैस का इक्वेशन पहले क्यों नहीं लिख लेते, PV बराबर म्यू आर टी। ओके, तो यहां से P बराबर हो जाएगा म्यू आर टी और ये हो जाएगा 1/V, ये हो जाएगा 1/V। ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चा, अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ा होगा, जो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होता है तो वो होता है y बराबर mx। और अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 1/V है वो x एक्सिस पे रखा हुआ है और जो P है वो y एक्सिस पे रखा हुआ है। तो ये जो आपका म्यू आर टी वाला पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, m, और m बोले तो स्लोप। तो यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि स्लोप प्रोपोर्शनल टू t, स्लोप प्रोपोर्शनल टू t, और स्लोप का मतलब होता है थीटा, tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। जिसके लिए एंगल जितना बड़ा होगा tan की वैल्यू उतनी बड़ी आने वाली है। तो उस हिसाब से सबसे बड़ा एंगल किसके लिए, T1 ग्राफ के लिए। तो T1 सबसे बड़ा होगा, फिर T2 होगा, फिर सबसे लास्ट में क्या आएगा, T3। तो मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, और ऐसा आपका बी ऑप्शन पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13
करें द डेंसिटी ऑफ अ गैस 6 into 10 की पावर -2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज 500 मीटर पर सेकंड. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल इज. देखो इसमें दे क्या रखा है, डेंसिटी दे रखा है बच्चों लोग, आपकी वेलोसिटी दे रखी है 500 मीटर पर सेकंड, आपसे प्रेशर पूछा है. अब याद करिए आपने प्रेशर का फार्मूला पढ़ा था, P बराबर 1/3 m इंटू एन अपॉन वी आरएमएस स्क्वायर, वी आरएमएस स्क्वायर. ठीक है. अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे स्मॉल m होता है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, जो कैपिटल N लिखा है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और जो v है आपका वॉल्यूम है, और ये आपकी स्पीड होती है आरएमएस स्पीड. और ये जो पोर्शन आ रहा है ml अपॉन v, तो ये टोटल मास ऑफ गैस लिखा हुआ है m इंटू एन, और ये v आपका वॉल्यूम है, और टोटल मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी. तो इस क्वेश्चन के लिए हमें प्रेशर का एक फार्मूला बनाना था जिसमें डेंसिटी आ रहा हो, तो P बराबर हो जाएगा 1/3 रो वी आरएमएस स्क्वायर. अब आपको रो की वैल्यू दे रखी है 6 इंटू 10 की पावर -2, वी आरएमएस दे रखा है आपका 500, तो ये आपका 3 से डिवाइड हो गया, ये 2 आया. अच्छा ये 2 जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बनेगा 5000, और इसको आप कर सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, और ऐसा आपका फर्स्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा आपका. हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, अ क्यूबिकल वेसल विथ फेस हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, ठीक है, contains an ideal gas at NTP. The vessel is being carried by a rocket which is moving at a speed of 500 meter per second in the vertical direction. Okay, the pressure of the gas inside the vessel as observed by us on the ground. तो यहां पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया कि भैया एक आपका इस तरह का वेसल बना हुआ है, और ये आपका किसी रॉकेट पर है, किसी रॉकेट पर है, और ये वर्टिकल डायरेक्शन पे मूव कर रहा है. तो जो इसके अंदर जो गैसेस है, ठीक है ना, तो उस पर किस तरह का ऑब्जर्वेशन होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है रिमेन्स द सेम बिकॉज 500 मीटर पर सेकंड इज वेरी मच स्मॉलर देन वी आरएमएस ऑफ गैस. सेकंड बोला गया रिमेन्स द सेम बिकॉज मोशन ऑफ वेसल एज अ होल डज नॉट अफेक्ट द रिलेटिव मोशन द गैस मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्स. बच्चा हम लोगों ने जो वी आरएमएस का फार्मूला पढ़ा था, वी आरएमएस √3 RT अपॉन m, और ये भी आपका एक पॉइंट होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि जो प्रेशर होता है P बराबर हाफ रो वी आरएमएस स्क्वायर, और यहाँ पे जो V आ रहा है, जो वेलोसिटी आ रहा है, वो गैस मॉलिक्यूल्स की आ रही है. इस बात पे वेलोसिटी नहीं आ रही कि वो जो गैस मॉलिक्यूल का कंटेनर है वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर है, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर है. कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि जो प्रेशर होता है वो रिलेटिव मोशन पर डिपेंड नहीं करता. मतलब कंटेनर को आप ट्रक पर रख रहे हैं, एरोप्लेन पे रख रहे हैं, रॉकेट पे रख रहे हैं, इस बात पे कोई डिपेंडेंसी प्रेशर की नहीं बनती है. ओके, तो यहां पर जो बात मैं बोल रहा हूं कि जो आपका प्रेशर है वो रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, तो उस हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही होगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. कह रहा एट व्हाट टेम्परेचर इज द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इक्वल टू दैट एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस. आरएमएस वेलोसिटी को इक्वल करना, मतलब वो बोल रहा है कि जो वी आरएमएस है हाइड्रोजन के लिए, वी आरएमएस ऑक्सीजन, ओके, कह रहा कि 47 डिग्री सेल्सियस पर. तो यहां पर हम लोगों ने लिख दिया 3RTOMO, और ये आपका हो जाएगा 3RTH अपॉन MH. यही हम लोगों ने फार्मूले पढ़े. अगर दोनों तरफ को स्क्वायर कर देंगे हम लोग तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हम देखेंगे 3R से 3R भी कैंसिल हो जाएगा. तो आपका जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा यहाँ पे क्वेश्चन का वो ये बचेगा. अगर इसको हम लोग देखें तो बच्चा यहाँ पे TH तो आपको कैलकुलेट करना है ना, TH, और हाइड्रोजन के लिए m की वैल्यू 2 होती है,
ऑक्सीजन गैस की बात करें तो ऑक्सीजन गैस के लिए टेम्परेचर दे रखा है 47 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 प्लस 47, तो ये आपका बनेगा 320। ये आपका क्या बनेगा? 320 बनेगा। तो ये 320 हो गया। और जो ऑक्सीजन गैस के लिए m की वैल्यू होती है वो 32 है आपका। 2 से डिवाइड किया ये 16 आया, इसको डिवाइड किया ये 20 आ गया, और ये जो आंसर आ रहा है केल्विन में आ रहा है। ठीक है ना, ऐसा कुछ दे रखा है। हाँ 15 का सॉरी फोर्थ ऑप्शन सही होगा। जो कैलकुलेशन में हमारा लास्ट रिजल्ट निकल के आ रहा है कि 20 केल्विन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 बच्चा, क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका कह रहा है फॉर अ गैस इफ द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम इज गामा, देन वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। देखो, जो आपने स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस पढ़ा तो एक आपने सीपी पढ़ा और एक आपने सीवी पढ़ा। तो बोल रहा है कि जो आपका गामा है वो सीपी अपॉन सीवी है, सीपी अपॉन सीवी है। ओके, और गामा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो यहां पे एक फार्मूला और भी आपने पढ़ा होगा, गामा बराबर 1+2 अपॉन एफ। गामा बराबर 1+2 अपॉन एफ। तो अगर यहां से ध्यान से देखा जाए तो 2 अपॉन एफ बराबर गामा -1 हो जाएगा, और यहां से एफ बराबर होगा 2 अपॉन गामा -1। ये फार्मूलों को सिर्फ अरेंजमेंट करना था और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये सब फार्मूले आपको क्लास नोट्स पे बताए गए होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा आपको प्रूफ करके नहीं दिखा सकता हूँ कि सीपी की वैल्यू ये होती है, सीवी की वैल्यू ये होती है। तो जो इसेंशियल फार्मूले चाहिए वो मैंने आपको लिख दिए। तो एफ बराबर यहाँ पे क्या मैच कर रहा है? सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, इस वजह से इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इफ 2 मोल्स ऑफ एन मोनोएटॉमिक गैस at temperature T0 is mixed with 4 moles of another ideal monoatomic gas at temperature 2 T0, then temperature of the mixture, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर की बात करता है। तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर को अगर निकालना है तो जब भी कभी 2 नॉन रिएक्टिव गैसेस किसी कंटेनर पर मिक्स्ड की जाती हैं तो जो मिक्सचर का टेम्परेचर होता है उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था μ1 T1 प्लस μ2 T2 अपॉन μ1 प्लस μ2। बच्चा ये म्यू आपका नंबर ऑफ मोल्स है, म्यू आपका नंबर ऑफ मोल्स है। तो टी मिक्स बराबर μ1 आपका क्या होगा 2 मोल्स, T1 आपका क्या होगा T0 प्लस μ2 आपका क्या होगा 4 मोल्स, T2 आपका क्या होगा 2 T0, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे हम लोग तो μ1 प्लस μ2 6 हो गया। ठीक है ना, तो ये देखो 8 आया, ये 2 आया, तो 8 प्लस 2 10 T0 अपॉन 6, और इसको सिंपल फॉर्म पे लिखेंगे तो ये 5 T0 अपॉन 3 आ गया। ये मिक्सचर का टेम्परेचर हुआ। क्या ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है हमको? हाँ, ऐसा ऑप्शन हमको फर्स्ट नंबर पे नजर आ रहा है। तो 17 का फर्स्ट सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 मैं चेक कर रहा था कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है कि प्रेस कर देने शायद डबल प्रेस हो गया। इफ एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक 40 मीटर डीप एट अ टेम्परेचर ऑफ 12 डिग्री सेल्सियस, टू व्हाट वॉल्यूम डज इट ग्रो व्हेन इट रीचेज द सरफेस व्हिच इज ऑफ अ टेम्परेचर ऑफ 35। मान लीजिए कि ये आपका लेक है और यहां पर आप हैं। ठीक है, तो आपका टेम्परेचर कितना है 12 डिग्री सेल्सियस। यहां पे आपका टेम्परेचर कितना है 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहां पर जो वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम जो है आपका वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अब ये ऊपर आ रहा है, तो जब यहां पर आएगा तो यहां पर जब ये ऊपर आ गया आपका, जब ये आपका ऊपर आ गया तो बोल रहा है कि यहां पर जो टेम्परेचर हो जाता है 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और ये कहा गया कि एटॉमिक प्रेशर आपका कितना है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और आपको यहां पर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। यहां पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। एक बात बताओ बच्चे,
जब ये जो भी आपका एयर बबल था, जब ये इनसाइड द वाटर था, तो इस पर जो टोटल प्रेशर होगा, इस पर जो टोटल प्रेशर होगा, तो टोटल प्रेशर आपका पी नॉट प्लस रो जी एच होगा। ये आपकी हाइट भी दे रखी, डेप्थ भी दे रखी थी ना, ये होगा। जबकि यहां पर इस पर जो प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पी नॉट होगा। अब ध्यान से देखो, यहां पर जब आप इनसाइड द लिक्विड की बात करते हैं, आपके पास प्रेशर पता है, आपको टेम्परेचर पता है, आपको वॉल्यूम पता है। जब आप सरफेस की बात करते हैं तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। जब भी हम लोग एटमॉस्फेरिक लाइफ यहां पर है तो हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, टेम्परेचर और वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। P1 की जगह आप वैल्यू पुट कर सकते हैं P नॉट प्लस रो जी एच इंटू वी नॉट, V1 आपका हो जाएगा 1, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इसको अगर कैल्विन में चेंज करेंगे तो कैल्विन में चेंज करने पर ये कितना आ रहा है, प्लस 273 करेंगे हम लोग, तो ये आपका आएगा 5A2। तो ये आपका आ गया 285। और P2 आपका P नॉट होगा, V2 आपको कैलकुलेट करना है, अपॉन T2 आपका 35 है, तो प्लस 273 करें तो ये आएगा 308 आएगा। अब देखो P नॉट की भी वैल्यू दे रखी है 10⁵, P नॉट की भी वैल्यू दे रखी है 10⁵। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 10⁵ प्लस रो डेंसिटी, अच्छा वाटर है तो 10⁵, जी की वैल्यू हम लोगों ने 10 ले ली, और ये एच आपका दे रखा है 40 मीटर, तो ये 40 हो गया, अपॉन 285, ये 10⁵ हो गया, इंटू V2 अपॉन 385। तो अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये 4 इंटू 10⁵ है, ये 4 इंटू 10⁵ है, ये 10⁵ है, तो ये 5 इंटू 10⁵ हो गया, अपॉन 285, 10⁵ इंटू V2 अपॉन 385। बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड करिए, 25 आया 7 टाइम्स, है ना। तो V2 बच्चा जो आपका आएगा, V2 385 अपॉन 57, 385 अपॉन 57। तो अगर हम बात करें तो जो आपका लगभग जो आंसर आ रहा है, यहां से अगर हम मैच करें तो देखो ये तो दिख ही नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपका बी ऑप्शन से आना चाहिए। इसका आगे कैलकुलेशन कर दीजिएगा आपका, क्योंकि कैलकुलेशन मेजर पार्ट तो मैंने कवर कर दिया है, जो इसेंशियल कॉन्सेप्ट था और जो फार्मूला लगना था, ठीक है ना। फिर आप आगे अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस, बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस। जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है कि ये आपका P कांस्टेंट है, यहाँ पे P क्या है, कांस्टेंट है, और ये PV और T के बीच का ग्राफ दे रखा है। यहाँ पर T कांस्टेंट है, ये वाला ग्राफ दे रखा है, और ये PV और T। अभी शुरुआत में मैंने बताया था आपको कि जो आपका ग्राफ है, जो आपका ग्राफ है, जो आपका ग्राफ है, तो अगर हम बात करें तो इसकी बात करते हैं, यहाँ पर T कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, गलत हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें PV और T के बीच का ग्राफ, तो PV ये भी आपका गलत हो गया। अब देखो जरा, P अगर कांस्टेंट होगा तो V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T होता है। अगर P कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T होता है। और इसके लिए हमेशा क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। जैसे आपका पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, करा गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature T, neglecting all vibrational modes, the total energy of system। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन गैस की बात करें U1, तो फार्मूला बच्चा, तो फार्मूला तो ये लगने वाला है 1/F μRT, ये। अब अगर इसकी बात की जाए तो 1/2 आपका ऑक्सीजन गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा, म्यू आपका कितना है 2 आर, और टेम्परेचर आपका T, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 RT आया। अगर हम U2 की बात करें, सेकंड जो गैस दे रखी, सेकंड गैस आपकी क्या है, आर्गन है, मोनोएटॉमिक गैस है बच्चा,
ये मोनोएटॉमिक गैस है, तो इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 3 होगा। फार्मूला वही आएगा आपका 1/2, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। आर्गन गैस के मोल 4 है और ये बच्चा आ गया 6 RT। अगर इन दोनों को हम सम कर दे तो हमें टोटल मिल जाएगा U बराबर 11 RT। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है? हाँ, मेरे पास तीसरा ऑप्शन है ना, ये आपका सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चा। क्वेश्चन क्या करें, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। इंटरनल एनर्जी ऑफ N1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ N2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस एट टेम्परेचर 3T, देन द रेशियो ऑफ N1 N2। वो बोल रहा है कि भैया इनका इंटरनल एनर्जी बराबर है U1 बराबर U2। अच्छा, मोल्स की बात कर रहे हैं तो ये फार्मूला बनेगा 1/2 F1। यहां पर मोल्स को वो N से डिनोट कर रहा है। 1/2 F1 N1 RT बराबर 1/2 F2 N2 R और T2, या जो टेम्परेचर दे रखा है 3T। ये तो कुछ चीजें आपकी सिमिलर दिख जाएंगी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा। जरा इसकी बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस है, 5 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। और यहाँ पे दूसरी गैस जो आपकी दे रखी है वो हीलियम गैस है, ये मोनोएटॉमिक गैस है, तो F2 की वैल्यू 3 हो जाएगी और ये 3 ऑलरेडी टेम्परेचर का कैलकुलेशन स्टेप बचा है यहाँ पे। तो यहाँ पे N1/N2 क्या दिख रहा है आपको? 9/5 दिख रहा है। N1/N2 क्या दिख रहा है? 9/5 दिख रहा है और ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS, वी एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल। अगर आपने फार्मूला पढ़ा हो, VRMS आपने पढ़ा है √3RT/m, वी एवरेज आपने पढ़ा है 8/πRT/m और मोस्ट प्रोबेबल आपने पढ़ा है V एम्पियर्स 2RT/m। अगर इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे तो जो रेशियो आने वाला है √3 √8/π √2, यही तो आने वाला है। अच्छा, इसको 8/π की जगह वैल्यू पे पुट करेंगे 3.14, तो लगभग 2.5 के समथिंग आने वाला है। तो इसके हिसाब से अपना पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कनेक्टेड इन अ क्यूबिकल वॉल्यूम V, ABCDEFGH is 300 Kelvin, one of the face of the cube EFGH, ये EFGH ये वाला फेज बोला गया, is made of a material totally absorbs any gas molecule incident on it at any given time. The pressure on ECGF। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई मॉलिक्यूल यहां पर आ रहा होगा इस तरह V वेलोसिटी से, है ना, तो अगर V वेलोसिटी से इस पर गिरेगा तो यहां पे इसके द्वारा क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो यहां पे जो आपका, अच्छा, अगर इस सरफेस पर जो आपका ये उसके जस्ट अपोजिट ऊपर की तरफ दिख रहा है, वहां पे क्या होगा? रिट्रेस करेगा। तो जो ऊपर वाली सरफेस है तो उसके लिए F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, तो ऊपर वाली सरफेस के लिए 2 mv आएगा, क्योंकि पार्टिकल इलास्टिक कोलिजन के बाद अपने उसी पाथ पे क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन पे मूव करेगा, तो चेंज इन मोमेंटम 2 mv आएगा। ये अपर सरफेस के लिए, ठीक है। लेकिन हम डाउनवर्ड सरफेस की बात करें, उसके जस्ट नीचे की बात करें, तो वहां पर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? एमवी होगा। जो उसका इनिशियल मोमेंटम था वही आपका एमवी होगा, क्योंकि एब्जॉर्ब करने के बाद तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी ना। तो ये, तो देखो यहां पर ऊपर की तुलना में नीचे वाले पे मोमेंटम क्या है? आधा है, तो फोर्स भी क्या होगा? आधा होगा। अच्छा, ये पी आपका क्या है? मोमेंटम है। हाँ, तो जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो बच्चा, अगर ऊपर वाले सरफेस के कंपैरिजन में नीचे वाले सरफेस पर जहां पे एब्जॉर्बिंग हो रही है मोमेंटम आधा हो गया, तो फोर्स आधा हो गया। अगर फोर्स आधा हो गया तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ दे रखा है, द प्रेशर ऑफ
FGH, हाँ डाउन, ये नीचे वाला है, वुड बी हाफ, हाँ बेटा चौथा ऑप्शन करेक्ट है आपका यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अ सिलेंडर कंटेनिंग एन आइडियल गैस in vertical position and has a piston of mass m that is able to move up or down without friction if the temperature is increased। बच्चों देखो यहाँ पे पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस है, और इस पर कोई भी ना तो हम लोग एक्स्ट्रा वेट पुट कर रहे हैं, ना तो इससे वेट क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। मतलब पिस्टन अब कुछ नहीं, पिस्टन बस अपने हिसाब से एडजस्ट होगा जब हम कुछ दूसरा कंपोनेंट चेंज करेंगे। कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाया, अगर बच्चा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो गैस का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। गैस का एक्सपेंशन होगा तो बच्चा वी क्या होगा, चेंज होगा। वी क्या होगा, चेंज होगा, और इसको क्या करेगी, ऊपर की ओर शिफ्ट करेगी, है ना। तो यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैस का वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन प्रेशर पे कोई चेंजमेंट नहीं होगा। प्रेशर तब चेंज होता है कि अगर यहां पर हम पिस्टन में कुछ और इंक्लूड करते हैं, एक्स्ट्रा वेट, ओके। तो यहां पे वॉल्यूम चेंज होगा लेकिन प्रेशर चेंज नहीं होगा, तो इस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल द रोटेशनल एनर्जी एट अ गिवन टेम्परेचर, ओके, डज नॉट ओबे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं भैया ओबे करेगा। हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, इक्वल द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर ईच मॉलिक्यूल। देखो बच्चा, अब मैं बात करता हूं डायटोमिक गैस में, तो डायटोमिक गैस की अगर हम बात करें तो ये हो गया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। और हम लोगों ने पढ़ा है कि डायटोमिक गैस पर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, और इस 5 में जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ट्रांसलेशनल का 3 होता है, रोटेशनल का कितना होता है, 2 होता है। तो उसी हिसाब से एनर्जी का रेशियो भी आएगा 3:2। तो अगर हम यहां से देखें कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही, वो आ रही 2/3 kT। तो इस हिसाब से सही एक्सप्लेनेशन कौन कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन कर रहा है। तो आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होगा। थोड़ा दिमाग लगाना था, बस डिग्री ऑफ फ्रीडम के भी आप पे सोचना था और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन फ्री पाथ, बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है मीन फ्री पाथ, और बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है। अब कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं सेम। तो यहाँ पे मीन फ्री पाथ का जो पहला ही फार्मूला आपने पढ़ा होगा, √2π(n)d², ये होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और डी आपका होता है डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, डी आपका होता है डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। और इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, ऑन विच फैक्टर डज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स। बच्चे जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, क्योंकि वीआरएमएस प्रोपोर्शनल टू होता है √T। अगर T इंक्रीज होगा तो वीआरएमएस इंक्रीज होगा, अगर वीआरएमएस इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हम डिक्रीजिंग फैक्टर पर बात करेंगे तो वो भी आपका सिमिलर ही आएगा, वहां पे सभी चीजें डिक्रीज हो रही होंगी। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो इसका भी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। बच्चा आपको एजम्पशन पढ़ाया गया था, तो वहां पे बोला गया था और मैंने भी बोला कि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज, ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये डिफरेंट डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं। तो जब इनका एवरेज निकालेंगे तो इनके रैंडम मोशन की वजह से, रैंडम मोशन की वजह से इनकी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी, ओके। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एज्यूमिंग आइडियल गैस प्रॉपर्टीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द मोस्ट वॉल्यूम एट 273 केल्विन एट 1 atm ऑफ प्रेशर, ओके। तो बच्चा आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज के हिसाब से 273 केल्विन और 1 atm प्रेशर है, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर सिमिलर कंडीशन पर है। टेम्परेचर और प्रेशर अगर सिमिलर कंडीशन पर होता है तो फिर सेम वॉल्यूम पर बात होगी और सबका
वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, सबका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर को क्या किया गया, सेम किया गया। पीवी बराबर म्यू आर टी, पीवी बराबर म्यू आर टी, तो पीवी अपॉन टी बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जब यहाँ पे पी भी कांस्टेंट है और टी भी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी आपका क्या होगा, सबके लिए सेम होगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस एक्सेप्ट। अच्छा पढ़ लेते हैं। कह रहा गैस मॉलिक्यूल डू नॉट इंटरैक्ट विथ ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। कह रहा गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट इंटरैक्ट विथ ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। बिल्कुल सही है भैया, रिश्तेदारी थोड़ा जोड़ना है। वो लोग निकल रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो जब कोलिजन होगा तभी उनके बीच हाय हेलो होता है। अगर कोलिजन नहीं होगा तो फिर वो इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब इतना ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो सही हो गया भाई, अकॉर्डिंग टू एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी। और कह रहे कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। बिल्कुल सही है कि परफेक्टली इलास्टिक होता है और कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। बिल्कुल बात सही है कि जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ये भी सही है। करस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी आर लॉस्ट ड्यूरिंग द कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। भैया इस क्वेश्चन पे, इस पॉइंट पर आपत्ति है, क्योंकि पहले ही बोला गया दूसरे पे कि इलास्टिक हो रहा है, इलास्टिक हो रहा है तो किसी प्रकार का कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो भैया यार आइडियल गैस ये बताइए, तो आप ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाई डज द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज व्हेन इट इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो बच्चा, वॉल्यूम आपका क्या है, कांस्टेंट है, और ये हीट कर रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वीआरएमएस भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वीआरएमएस बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। जाना तो इसी तरह है कि अगर हीट किया जा रहा है मतलब उसको एनर्जी दी जा रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वीआरएमएस बढ़ेगा, वीआरएमएस बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, है ना। तो ऐसा कुछ कहां पे लिखा गया, द गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड नहीं भैया, थर्मल एक्सपेंशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। द मॉलिक्यूल्स मूव एट द सेम स्पीड, देखो चेंज हो रहा है यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड हिट द वॉल्स मोर ऑफन। हाँ ये ऑप्शन सही बता रहा है, तो ये थर्ड ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 32, अ गैस इनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड पॉट ऑन कीपिंग दिस पॉट इन अ ट्रेन मूविंग विथ हाई स्पीड द टेम्परेचर ऑफ द गैस। बच्चा अभी आप था कि जो टेम्परेचर ऑफ द गैस है या जो वीआरएमएस ऑफ द गैस है या जो आपका प्रेशर है, तो जो प्रेशर और टेम्परेचर है ये रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करते। तो इसका ट्रेन की स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, तो इस वजह से जो प्रेशर होगा वो सेम रहेगा। तो यहां पे थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33, इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलास्टिक कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज रॉन्ग। यहां पे बेटा आपको देखना है कि जो एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी थे तो उसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। करेक्ट, काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन कोलिजन, तो गलत वाला पिक करना है, सही वाला पिक नहीं करना। क्या कह रहे हैं, रॉन्ग, रॉन्ग वाला पिक करना है। ये भी कभी कभी डाउट हो जाता है एग्जाम में कि हम लोग एग्जाम के प्रेशर में कभी कभी क्या करते हैं कि निकाल हमें पिक करना होता है रॉन्ग, लेकिन हम लोग राइट वाला उठा के रख देते हैं ना, ये एक सिली मिस्टेक होती है। बस एग्जाम जो हम लोग कोचिंग पे ये जो टेस्ट दे रहे होते हैं हम लोग इसी टाइप के जो सिली मिस्टेक है उनको दूर करने का मोटो होता है। तो यहाँ पे रॉन्ग वाला पिक करना है, और इसके सिमिलर हम लोग बहुत सारी बात कर चुके हैं इसी पेपर में। तो वहां पे भी इसके जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले ही बोला गया था कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन कैसा होता है, कौन इलास्टिक होता है। अगर कोलिजन इलास्टिक होगा तो किसी भी प्रकार का कोई भी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया, और गलत ही हमें उठाना था। तो ये आपका क्या रहेगा, यही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, कंडीशंस फॉर विच ऑल रियल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैस वेरी क्लोजली। भैया अभी हमने पीछे लिखा था कि आपका लो प्रेशर प्लस हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर प्लस हाई टेम्परेचर, ऐसा कहां पे दे रहे हो आप, और ये ऐसा लिखा हुआ बच्चा थर्ड ऑप्शन पे, है ना। तो ये आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, एट रूम टेम्परेचर इज अ डायटोमिक गैस इज फाउंड टू हैव एन आरएमएस स्पीड ऑफ 9
1930 मीटर पर सेकंड द गैस इज। अब बच्चा इसके लिए तो एक लंबा सा कैलकुलेशन करने की जरूरत है। वी आर एम एस √3 RT/m, ये तो फार्मूला अपने पास है, हमको याद भी होना चाहिए। वी आर एम एस की वैल्यू कितनी दे रखी है 1930/3, ये 8.31 हो गया। टेम्परेचर बच्चा कितना दे रखा है डेट में एट रूम टेम्परेचर। बच्चा ये देखो रूम टेम्परेचर, अगर हम लोग रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो 300 केल्विन ले रहे हैं, 27 डिग्री सेल्सियस अपॉन एम। तो अच्छा स्क्वायर करेंगे हम लोग तो m बराबर 3 इंटू 8.31 इंटू 3 अपॉन 1930। तो बच्चा ये दो कैंसिल हो गए, है ना। जब ये 2 जीरो कैंसिल हो गए तो क्या ये 3 से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब एक लंबा सा कैलकुलेशन बच्चा को जरा अप्रॉक्स करके देखते हैं। 3 9 इतना लंबा तो टेबल भी नहीं आता बच्चा। हाँ बच्चा, अब देखो बच्चा इसका कैलकुलेशन कर देना यार, इसका कैलकुलेशन कर देना। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चा, है ना। तो वो मैंने आपको बता दिया, और हिसाब से जो आंसर होगा वो जो इसकी वैल्यू आएगी वो अप्रोक्स 2 आएगी। वैल्यू आपकी क्या आएगी अप्रोक्स 2 आएगी इंटू 10⁻³ किलोग्राम, है ना। तो उस हिसाब से ये आपका क्या आएगा H2 गैस होगी। ओके, आपको बस नीचे वाला कैलकुलेट करके देखना बस। क्वेश्चन नंबर 36, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हियर के डिनोट्स द टेम्परेचर। अच्छा, हीट करंट की बात करें तो हीट करंट H बराबर के ए θ1 - θ2 अपॉन L, ये होता है। और ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है इसका जो यूनिट हम लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है जूल अपॉन मीटर डिग्री सेल्सियस इंटू सेकेंड, ये तो पढ़ा है। अगर यहां से हम देखेंगे तो बच्चा आपका जो आने वाला है m-T-3 K-1, यहाँ पे टेम्परेचर के लिए K लिखा गया है, थीटा नहीं लिखा गया। ऐसा कहाँ पे लिखा है mLT-3 K-1, फोर्थ ऑप्शन पे लिखा है ना, तो ये ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द प्रोसेस शोन इन फिगर। बच्चा देखो, अगर हम ए बी गैस की बात करें तो सबसे पहले तो ये देखते हैं ए बी प्रोसेस। देखो ये एक्स एक्सिस टेम्परेचर है और वाई एक्सिस क्या प्रेशर है। तो यहाँ पे देखो जो ए बी प्रोसेस है यहाँ पे टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। चलो, जो ए बी प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है कि नहीं है। चलो, और ए बी प्रोसेस में प्रेशर क्या हो रहा है बढ़ रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए लगता है P प्रोपोर्शनल टू 1/V। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा जीरो होगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। अब यहां पे अगर हम देखें कि इसके हिसाब से PA/PB बराबर VB अपॉन VA। ध्यान से देखो यहाँ पे PB क्या है बड़ा है PA से। अगर हम लोग इस तरह मैच करेंगे तो PB इज ग्रेटर देन PA। तो PB बड़ा है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं VA इज ग्रेटर देन VB। मतलब A पॉइंट पर वॉल्यूम अधिक था और B पॉइंट पर जाने पर वॉल्यूम क्या हो गया कम हो गया। मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो डेल्टा V किस साइन के साथ माइनस साइन के साथ, तो W भी किस साइन के साथ माइनस साइन के साथ, W माइनस साइन के साथ। तो जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है तो यहां पे DQ आपका क्या आएगा माइनस साइन के साथ आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि डेल्टा U तो जीरो है। और माइनस साइन का मतलब कि एनर्जी क्या हो रही है रिलीज हो रही है। चलो, ए बी प्रोसेस में मेरे को ये पता चल गया एनर्जी क्या हो रही है रिलीज हो रही है। अब जरा BC प्रोसेस की बात करते हैं। BC प्रोसेस पे आपका प्रेशर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो ये आइसोबारिक हो जाएगा। अगर आइसोबारिक की बात करें तो आइसोबारिक के लिए ध्यान से देखो V प्रोपोर्शनल टू होता है T। ठीक, अब हम जब B से C की ओर आ रहे हैं तो टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है कम हो रहा है। अगर टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है तो फिर आपका वॉल्यूम भी क्या होगा कम होगा। तो यहां भी वर्ग क्या होगा निगेटिव होगा, यहां भी वर्ग क्या होगा निगेटिव होगा।
और यहां भी आपका जो आपका वर्क निगेटिव होगा, वर्क क्या होगा, निगेटिव होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा, तो डेल्टा यू भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो बेटा क्यू भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो मतलब यहां भी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब ये पूरा हमने इसका पूरा प्रूफ राइटिंग मार दिया कि इतना इतना कुछ होने वाला है यहाँ पे। हम लोग जरा मैच कर देते हैं ऑप्शन से। इन प्रोसेस ए बी वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। बच्चा गलत है, देखो इन प्रोसेस ए बी हीट इज रिजेक्टेड आउट ऑफ रेस्टोन। हाँ बिल्कुल सही है, माइनस साइन था तो बाहर आ रहा। तो बच्चा हमें एक ही ऑप्शन, क्योंकि मल्टीपल चॉइस तो है नहीं, तो इस हिसाब से ये आपका दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है ना, पूरा प्रूफ कर दिया, आप अपना आराम से मैच कर सकते हैं। Question number 38. If the mass of all molecules of gas are halved and their speeds doubled, then the ratio of initial and final pressure is। बच्चा P बराबर हम लोगों ने पढ़ा है 1/3 m n Vrms स्क्वायर अपॉन v, ये बात की गई थी, है ना। अब वो देखो, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, देखो इस क्वेश्चन में n और v के बारे में कोई बात ही नहीं करा, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से P प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m इंटू Vrms स्क्वायर। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये रिलेशन बना सकते हैं लोग। तो P इनिशियल अपॉन P फाइनल, M1 अपॉन M2 इंटू Vrms फर्स्ट अपॉन Vrms सेकेंड का होल स्क्वायर। P इनिशियल अपॉन P फाइनल, M1 की अगर बात करें हम लोग, तो क्या कह रहा है कि मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर हाफ। मतलब अगर M1 M है तो ये क्या हो जाएगा, M/2 हो जाएगा। अगर ये V है तो ये डबल किया गया 2V हो जाएगा। बच्चे लोग ये इससे कैंसिल हो गया, 2 जाएगा ऊपर, नीचे बनेगा 4, और ये कैलकुलेट करने पर आएगा 1:2। और ऐसा ऑप्शन कहां पे दे रखा है, सेकंड ऑप्शन है। 39. ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। बेटा पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहां से ये चीज देखनी है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपने एक नियम पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में बोला जाता है कि जो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, अगर पूरा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जो आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर हम मोल की बात करेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी होती है 3/2 RT, 3/2 RT, 3/2 RT। और हमारे पास 3 प्रकार की ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3। तो अगर हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो ये 1/2 RT, 1/2 RT और 1/2 RT, ये आपका। तो ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है, आपका पहला ही ऑप्शन दिख रहा है और यही आपका सही है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, बेटा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, अच्छा देखो आइस क्या होता है, जब आइस मेल्ट होता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो उस हिसाब से आपका सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41. रेट ऑफ कूलिंग एट 600 केल्विन, इट्स इफ सराउंडिंग टेम्परेचर इज 300 केल्विन इज एच द रेट ऑफ कूलिंग एट 900 केल्विन। देखो स्टीफन्स लॉ के हिसाब से जो आपका रेट ऑफ कूलिंग आ रहा है R1 प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, ये बॉडी का टेम्परेचर और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है। उसके हिसाब से आपका R1 अपॉन R2 बराबर, शुरुआत में कितना दे रखा है टेम्परेचर, 600 केल्विन माइनस 300 केल्विन अपॉन 900 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4, और R1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपका, H दे रखी है, H अपॉन R2। ये बच्चा H की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 3 की पावर 4 हो जाएगा, 9 की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 3 की पावर 4 हो जाएगा। अगर यहां से ऊपर से 3 की पावर 4 कॉमन ले ले तो बोल दो सोल्यूशन लगा रहे, 2 की पावर 4 माइनस 1
बच्चा यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो 2 की पावर 4 कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। और 15 -1 करोगे, सॉरी 2 की पावर 4 कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। 16 -1 15। और इसको 3 की पावर 4 को क्या करने वाले हैं, 3 की पावर 4 आपका होता है 81, 81 -1 80 आएगा। और ये डिवाइड करेंगे हम लोग तो 3/16 आएगा। तो R2 बराबर हो जाएगा 16/3H। ऐसा कहीं दिख रहा है? हाँ, पहला ऑप्शन दिख रहा है, बस यही सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 42, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस स्पीड्स आरएमएस। अभी बेटा आपने पीछे फार्मूला पढ़ा है, वी आरएमएस बराबर अंडर रूट जो भी फार्मूला पढ़ा था V1 स्क्वायर VN स्क्वायर अपॉन 4N। तो यहाँ से वी आरएमएस आपका आएगा V1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 4। और जब इसको कैलकुलेट करके देखेंगे 20 30, ये आपका आएगा √5 15/2। ऐसा कहाँ पे दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है, ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, 8 ग्राम ऑफ O2 के लिए निकालना है। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है PV और म्यू RT। PV और म्यू को लिखते हैं स्मॉल m अपॉन कैपिटल M RT। PV स्मॉल m 8 ग्राम दे रखा है, कैपिटल M 32 दे रखा है, ये हो गया RT। तो PV बराबर हो जाएगा RT/4, ठीक है ना। और ये आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया, सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, द रूट मीन स्क्वायर। बच्चा आप लोगों ने पीछे फार्मूला पढ़ा था, उसके हिसाब से आरएमएस इज ग्रेटर देन एवरेज इज ग्रेटर देन एम्पियर्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसके हिसाब से देख लीजिए, आप मैच कर दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ये सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है ना। ये चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45, इफ द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस इज v। देखो फार्मूला लिख लेते हैं, वी आरएमएस इज इक्वल √3RT/m। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि वी आरएमएस आपका कितना है, v है, तो यहाँ पे v पुट कर दिया, 3RT/m स्क्वायर कर दिया, v स्क्वायर बराबर 3RT/m। तो यहाँ से v स्क्वायर अपॉन t बराबर क्या आएगा, 3R/m। तो इसके हिसाब से v स्क्वायर अपॉन t आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। v स्क्वायर अपॉन t कांस्टेंट कहाँ दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन पे दिख रहा है, ये आपका सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 46, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस आर शोन इन फिगर, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। बच्चा यहाँ पर जो आपका डेंसिटी होगा P और T, देखो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/V। तो बेटा अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो पहला वाला तो ग्राफ कह रहा है कि पहले वाले ग्राफ में क्या है कि डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीजिंग। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रेशर आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। डेंसिटी ऑफ गैस इज इंक्रीजिंग, density of gas is increasing in graph first, density of gas is decreasing in graph second, and density of gas is constant in graph third। तो अगर पहले वाले ग्राफ की हम बात करें, पहले वाले ग्राफ की हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ है, तो यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है वो आपका कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो उस हिसाब से आपका पहला गलत हो गया। यहाँ पर भी देखो आपका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, V प्रोपोर्शनल टू T, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा। अच्छा रॉन्ग स्टेटमेंट उठाना है आपको, तो यहाँ पे देखो जरा, तो P प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हिसाब से पहला ऑप्शन तो सही हो गया। दूसरे हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, V प्रोपोर्शनल टू T, T बढ़ रहा है तो V बढ़ेगा। अगर V बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा, है ना। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन भी सही है। तो मेरे हिसाब से अब देखते हैं यहाँ पे P और T, ये जो ग्राफ दे रखा है तो यहाँ पे क्या है आपका PV बराबर म्यू RT, तो P अपॉन T बराबर म्यू R अपॉन V आएगा, ये चीज। अब यहाँ पे देखो P अपॉन T, यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। जब स्लोप चेंज नहीं हो रहा है तो V चेंज नहीं होगा। अच्छा स्लोप आपका ये जो है, तो इसके हिसाब से बच्चों यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, द रिलेशन बिटवीन द आरएमएस वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। बच्चा आपने वी आरएमएस का फार्मूला पढ़ा है 3RT/m, और मोस्ट प्रोबेबल का पढ़ा है 2RT/m। अब हम लोग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान से देखो यहाँ से वी आरएमएस अपॉन V एम्पियर्स बराबर √3/2 होगा।
तो वी RMS बराबर हो जाएगा √3/2 इंटू एमपीएस। तो उसके हिसाब से आपको 3/2 इंटू एमपीएस, ये ऑप्शन सही है। ओके, ये आपका सही है। 48 अब देखते हैं। इन अ प्रेशर कुकर द कुकिंग इज फास्ट बिकॉज, बच्चा प्रेशर कुकर पे कुकिंग फास्ट होता है क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो हमें वाटर को बॉईल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो बड़े इजीली आपका जो खाना होगा वो पक जाएगा। तो इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49, एट 0 केल्विन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ गैस विल बी जीरो। बेटा वी RMS प्रोपोर्शनल टू √T होता है, या हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो अगर 0 केल्विन पर है तो वी RMS 0 होगा और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 0 होगी। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बच्चा अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है तो आपका टेम्परेचर 0 होगा, तो वी RMS 0 होगा। जब वी RMS 0 होगा तो आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे फ्रीज हो जाएंगे। फ्रीज मतलब वो रुक जाएंगे, बिल्कुल गति नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, तो इसके हिसाब से यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो ये आपके पूरे फिजिक्स के 50 क्वेश्चन का डिस्कशन रहा। आई होप आप जब इसको देखेंगे तो आप अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं।